नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात खराब हो गए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरें हैं कि वो अपनी बहन के साथ भारत चली गई हैं। बांग्लादेश में सोमवार को भयानक हिंसा हुई। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंत्री के महल में घुस गए। उन्होंने वहां कब्जा कर लिया, लेकिन शेख हसीना तब तक वहां से निकल चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में लॉन्ग मार्च का आयोजन किया था। सेना ने कहा है कि देश में अंतरिम सरकार का गठन जल्द किया जा रहा है। बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल वकार ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पक्षों से बात भी की। बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है और भारत के अगरतला शहर की तरफ रवाना हो गई हैं। सेना प्रमुख ने देश को संबोधित करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बांग्लादेश में आंदोलन में जो लोग मारे गए हैं, सेना प्रमुख ने उनके लिए न्याय का भरोसा दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी ढाका स्थित प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए। तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास का सामान उठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। आवास के अंदर पर लेटे हुए हैं, चीजें उठाते हुए हैं, नौका विहार करते हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय समाचार चैनल में दिखाई गई एक तस्वीर में लोगों को प्रधानमंत्री आवास से सोफे की तरह एक सामान ले जाते हुए देखा जा सकता है। बांग्लादेश में पिछले महीने से ही छात्र आंदोलन पर थे। पहले उनकी मांग सरकारी नौकरी में आरक्षण को खत्म करने की थी। बाद में वो शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत भी अलर्ट मोड में है। बांग्लादेश में हुए उलटफेर के बाद सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पड़ोसी देश से जुड़े सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बीएसएफ ने 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी इकाइयों को हाई अलर्ट कर दिया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ डीजी भी कोलकाता पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे तो वहां हिंदू शरणार्थियों के आने की एक नई लहर आएगी। अनुभवी खिलाड़ी मनिका बत्रा के शानदार प्रदर्शन के बूते भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने रोमानिया को 3-2 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के लिए श्रीजा अकुला और अर्चना गिरीश कामत ने डबल्स मैच जीतकर लीड बनाई। इसके बाद मनिका ने अपना सिंगल मैच जीतकर लीड 2-0 कर दिया। हालांकि श्रीजा अकुला और अर्चना गिरीश कामत अपना सिंगल मैच गंवा बैठी और रोमानिया ने 2-2 की बराबरी कर ली। अब आखिरी मुकाबला जीतने वाला मैच अपने नाम कर जाता। ऐसे में मनिका बत्रा ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए विरोधी पैडलर को 11-5, 11-9 और 11-9 से हराया। SC/ST रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद एनडीए में फूट साफ नजर आती है। कुछ दल फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। एनडीए सरकार में सहयोगी लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि SC/ST आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोक जनशक्ति रामविलास पक्षधर नहीं है। चिराग पासवान ने इस फैसले को SC समुदाय में बंटवारा डालने वाला बताया और कहा है कि जो राज्य ऐसा डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं वो इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है और कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए बंटवारा करना चाहते हैं। उनके अनुसार अनुसूचित जाति की जमात का आधार अस्पृश्यता है। उन्होंने कहा कि आज भी घोड़े पर बैठने पर मारा जाता है। पासवान ने जोर देकर कहा कि आरक्षण के लिए दलितों पर क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जा सकता है। आरक्षण को संविधान में शामिल किया गया था क्योंकि सदियों से दलितों को छुआछूत के रूप में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। क्रीमी लेयर्स का फैसला उनकी शैक्षिक और वित्तीय स्थिति से होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने पढ़े लिखे संपन्न हैं। समाज में उनकी स्थिति वास्तव में नहीं बदली है। उन्होंने कहा है कि दलित युवाओं को शादी के जुलूसों में घोड़ों की सवारी करने की अनुमति नहीं देने और दलित नेताओं के दौरे पर मंदिरों को शुद्ध करने जैसे उदाहरण अभी भी हैं। इसके साथ ही वो पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला पूरी तरह से उनकी पार्टी द्वारा लिया गया है, भाजपा के साथ कोई सलाह नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सहयोगी टीडीपी ने फैसले का स्वागत किया है और तारीफ की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने इस बारे में कहा है कि रिजर्वेशन के तहत कोटा के अंदर कोटा की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो काम तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने काफी पहले शुरू कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया। एनडीए में ऐसी तकरार ने भाजपा को मुश्किल स्थिति में छोड़ दिया है।
मोदी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल अपना दल सोनेवाल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अब आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। इसके अलावा उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया है। बता दें, पिछले महीने उन्होंने SC, ST और OBC से आने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में आरक्षण न मिलने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को पत्र लिखा था। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके जरिए होने वाली भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है और ये अपना दल के लिए बेहद चिंता का विषय है। अनुप्रिया पटेल ने रविवार को लखनऊ में स्थित सहकारिता भवन में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर ये बात कही। अनुप्रिया ने कहा कि छोटी मोटी नौकरी पाने की गुंजाइश वंचित वर्गों के पास हुआ करती थी, लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां हो रही हैं, दबे कुचले वर्गों के लोग इन नौकरियों से भी वंचित हो रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर लंबे वक्त से आवाज उठा रही अनुप्रिया पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या जाति जनगणना जरूरी नहीं है। इस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाँ, जनगणना होनी चाहिए। अनुप्रिया ने कहा कि हमारी सामाजिक संरचना का अधिकार जाति है, इसलिए क्या हमें उनकी सही संख्या मालूम नहीं होनी चाहिए, और ऐसा केवल जातीय जनगणना के द्वारा ही संभव है। बता दें, जाति जनगणना की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर काफी समय से हावी हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या दुष्कर्म कांड के दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है। साथ ही अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। बिहार के वैशाली जिले में करंट की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हो गया। सुल्तानपुर गांव के पास गाड़ी पर हाई टेंशन तार गिर जाने के कारण कांवड़ियों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़ रूट पर सभी भोजनालय और दुकानदार अपने नाम चस्पा करें। यूपी और उत्तराखंड की नकल मध्य प्रदेश ने भी की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने का अंतरिम आदेश दे दिया है, लेकिन इसके बीच बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर ने नया फॉर्मूला बताया है और कहा है कि मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान, अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखें। अब जो लिखेगा वही हिंदू, और जो नाम ना लिखे वो हिंदू नहीं। नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश आपका ही है। फिर सब समझदार हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर तंज के साथ साथ मसले को तूल देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अविनम बरोलिया ने रविवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रज्ञा ठाकुर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि देश नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन नफरत फैलाने वाली प्रज्ञा ठाकुर अपने शब्दों से फिर से वैमनस्यता और नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि भाजपा की वरिष्ठ नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर देश को हमेशा बांटने का काम करती आई हैं। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने के लिए एलजी को मंत्रियों से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ कहता है कि एल्डरमैन नियुक्त करने के लिए एलजी पूरी तरह स्वतंत्र है। बड़ी बात यह है कि इस फैसले की उम्मीद जानकार नहीं कर रहे थे, बल्कि माना जा रहा था कि आदेश तो सरकार के पक्ष में आ सकता है। दिल्ली में छात्रों की जान से खिलवाड़ कर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इसके साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर्स डेथ चैम्बर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो उन्हें ऑनलाइन ही चलाना बेहतर होगा। बता दें, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाली राव एकेडमी के बेसमेंट में पानी में डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मुद्दा खास हो चुका है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक प्रश्न पर सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए जवाब का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने अपने जवाब में आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा फंड के तहत 0 रुपया दिया गया है। ब्रिटेन के मर्सीसाइड में मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट की थीम वाली डांस पार्टी में 3 छोटी बच्चियों की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शन में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है।
उन्होंने कहा है कि जो लोग भी अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं उन्हें कानून की सख्ती का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री कियर स्टामर ने हिंसक प्रदर्शनों की निंदा करते हुए कहा कि इस देश में लोगों को सुरक्षित रहने का हक है। इसके बावजूद हमने देखा कि मुस्लिम समुदायों पर निशाना बनाया गया, मस्जिदों पर हमले हुए। उन्होंने कहा कि दूसरे अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाया गया, सड़कों पर नाजी सैल्यूट किया गया, पुलिस पर हमले हुए, नस्लीय नारों के साथ हिंसा की गई। इसलिए मुझे इसे धुर दक्षिणपंथियों की बेरहम हिंसा कहने में कोई हिचक नहीं। फलस्तीन के बचाव दल और फलस्तीनी मीडिया के अनुसार गजा स्थित स्कूलों पर इजरायल ने फिर से हमला किया है। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है। बचाव दल का कहना है कि मारे गए लोगों में कुछ विस्थापित लोग थे जो स्कूल में शरण लिए हुए थे। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने हमले की पुष्टि की है। आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने गजा के स्कूल से संचालित किए जा रहे हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है। इस सप्ताह में इजरायल ने तीसरी बार स्कूलों को निशाना बनाकर हमला किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।